हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्याम बाबू 214। इस चैनल पर आप सभी लोगों को ऑडियो में एनसीईआरटी बुक रीड कराया जाएगा। बुक रीड कराने के साथ साथ नीट एंड यूपी बोर्ड से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन बताया जाएगा। आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग कितना भी नोट्स पढ़ लें और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, कापियां पढ़ लें, कुछ नहीं हो सकता है जब तक हम लोग अच्छी तरीका से एक बुक रीड न किया जाए, क्योंकि हर एक चीज बुक से ही बनता है। बुक रीड करने के बाद आप सभी लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट्स रीड कीजिएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए हम सभी मिलकर अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाएं और अपने इस नीट एंड यूपी बोर्ड मिशन को पूरा किया जाए। अध्याय 1, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। क्या हम भाग्यशाली नहीं हैं कि पादप लैंगिक प्रजनक है? असंख्य प्रकार के पुष्प जिन्हें हम आनंद से टकटकी लगाकर देखते सूंघते हैं तथा जिनकी महक से हम मदहोश हो जाते हैं, और उनके भरपूर रंग आदि, यह सभी बातें उसके लैंगिक प्रजनन में सहायक होती है। पुष्प का अस्तित्व मात्र हमारे उपयोग के लिए नहीं है। सभी पुष्पी पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। पुष्प क्रमों, पुष्पों तथा पुष्पी अंगों की संरचना की विविधता पर एक दृष्टि डालें तो वे अनुकूलन की एक व्यापक परिधि को दर्शाते हैं, ताकि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद फल और बीज की रचना सुनिश्चित हो सके। आइए इस अध्याय में आकारिकी, संरचना तथा पुष्पी पादपों आवृत बीजियों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझें। वन पॉइंट वन, पुष्प आवृत बीजियों का एक आकर्षक अंग। प्राचीन काल से ही पुष्पों के साथ मानव का एक निकटस्थ संबंध रहा है। मानव के लिए पुष्प सौंदर्य विषयक, आभूषणात्मक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व की वस्तु रहा है। ये मानव द्वारा प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद एवं शोक आदि की अभिव्यक्ति के प्रतीक रहे हैं। कम से कम ऐसे 5 पुष्पों की सूची बनाएं जिनका आभूषणात्मक श्रृंगारिक महत्व हो तथा जिन्हें घर एवं बागीचों में उगाया जाता हो। आप 5 उन पुष्पों का भी पता करें जिन्हें आपके परिवार द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्सव के दौरान उपयोग किया जाता हो। क्या आपने कभी पुष्पों की खेती, फ्लोरिकल्चर या पुष्प कृषि के बारे में सुना है? इसका क्या तात्पर्य है? एक जीव वैज्ञानिक के लिए पुष्प आकारिकी एवं भ्रौणिकीय भ्रूणीय आश्चर्य तथा लैंगिक जनन स्थल है। आपने कक्षा 11 में एक पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन किया है। चित्र 1.1 आपको एक प्ररूपी पुष्प के विशिष्ट अंगों को पुनः स्मरण करने में सहायक होगा। क्या आप एक पुष्प के 2 अंगों के नाम बता सकते हो जिनमें लैंगिक जनन विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाले 2 इकाइयां होती हैं? इस पुष्प को आप देख सकते हैं। ये पुष्प, ये वर्तिकाग्र है, ये पंखुड़ी है और ये परागकोश है, और इसमें तंतु है। इसे इंग्लिश में फिलामेंट भी बोलते हैं। ये वर्तिका है। ये अंडाशय है। ये बाह्यदल है। ये चित्र 1.1 पुष्प के एलएस का आरेखी निरूपण है। आइए आगे बढ़ते हैं। निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व यह तय हो जाता है कि
पादप में पुष्प आने वाले हैं। अनेकों हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती है, जिसके फलस्वरूप पुष्पीय आद्यक फ्लोरल प्राइमोर्डियम के मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ होते हैं। पुष्पक्रम की रचना होती है जो पुष्पीय कलिकाएं और बाद में पुष्प को धारण करती है। पुष्प में नर एवं मादा जनन संरचनाएं पुमंग तथा जयांग विभेदित एवं विकसित रहती है। आप याद करें कि पुमंगों से भरपूर पुंकेसरों का गोला एक चक्कर नर जनन अंग का तथा जयांग स्त्री मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। 1.2.1 पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण। चित्र 1.2 अ एक विशिष्ट प्रारूपी पुंकेसर दो भागों में विभक्त रहता है। इसमें लंबा एवं पतला डंठल तंतु यानी फिलामेंट कहलाता है तथा अंतिम सिरा सामान्यतः द्विपालिक संरचना परागकोश कहलाता है। तंतु का समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है। पुंकेसरों की संख्या एवं लंबाई विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में भिन्न होती है। अगर आप 10 पुष्पों यानी प्रत्येक भिन्न प्रजाति से एक एक पुंकेसर एकत्र करें और उन्हें एक स्लाइड पर रखें तो आप देखेंगे कि इनके आकार में बहुत भिन्नता है जो प्रकृति में विद्यमान है। एक विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी से प्रत्येक पुंकेसर का सावधानीपूर्वक अवलोकन तथा स्पष्ट चित्र के माध्यम से विभिन्न पुष्पों में परागकोशों के जुड़ाव एवं आकार की व्यापकता को समझा जा सकता है। एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश द्विपालित होते हैं तथा प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, अर्थात ये द्विकोष्ठकी होते हैं। चित्र 1.2 ब प्राय एक अनुलंबन खांच प्रवारक कोष्ठ को अलग करते हुए लंबवत गुजरता है। आइए परागकोश चित्र 1.3 ब के एक अनुप्रस्थ काट में विभिन्न प्रकार के उत्तकों तथा अनेक संयोजन को समझें। एक परागकोश की द्विपालिक प्रकृति परागकोश के अनुप्रस्थ काट में बहुत ही पृथक या सुव्यवस्थित होती है। परागकोश एक 4 दिशीय चतुष्कोणीय संरचना होती है जिसमें 4 कोनों पर लघु बीजाणुधानी समाहित होती है जो प्रत्येक पाली में 2 होती है। यह लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर परागपुटी यानी पोलन सैक्स बन जाती है। यह अनुलंबवत एक परागकोश की लंबाई तक विस्तारित होते हैं और पराग कणों से ठसाठस भरे होते हैं। लघु बीजाणुधानी की संरचना एक अनुप्रस्थ काट में एक प्ररूपी लघु बीजाणुधानी बाह्य रूपरेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होती है। यह सामान्यतः 4 भित्ति परतों से आवृत होती है। चित्र 1.3 और एपिडर्मिस बाह्य त्वचा, एंडोथेसियम यानी अंतस्थीसियम मध्य परत तथा टेपिटम बाहर की ओर की 3 परतें संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करती हैं तथा परागकोश के स्फुटन में मदद कर परागकण अवमुक्त करती है। इसकी सबसे आंतरिक परत टेपिटम होती है। यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है। टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य साइटोप्लाज्म से भरी होती है और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती है। क्या आप यह सोच सकते हैं कि किस प्रकार से एक टेपिटल कोशिका द्विकेंद्रकीय बन सकती है? जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह जिसे बीजाणुजन उत्तक कहते हैं लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होता है। लघु बीजाणुजनन जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है
बीजाणुजन ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बनाती है। चतुष्टय की कोशिकाओं की सूत्र गुणता क्या होगी? जैसा कि बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्टय की वृद्धि करने में सक्षम होती है, प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मातृ कोशिका होती है। एक पराग मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु धानी कहते हैं। जैसा कि लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें लघु बीजाणु चतुष्टय या चतुष्क कहते हैं। चित्र 1.3 जैसे ही परागकोश परिपक्व एवं स्फुरित होता है तब लघु बीजाणु एक दूसरे से विलग हो जाते हैं और परागकणों चित्र 1.3 ब के रूप में विकसित हो जाते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणुदानी के अंदर कोई 1000 लघु बीजाणु और परागकण निर्मित होते हैं। परागकण जो परागकोश के स्फुटन के साथ मुक्त होते हैं। 1.3 स परागकण नर युग्मोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप हिबिस्कस यानी गुड़हल या किसी अन्य पुष्प के खुले परागकोश को छूते हैं तो आप अपनी अंगुलियों में पीले रंग के पाउडर जैसे परागकणों को पाते हैं। एक कांच की स्लाइड पर एक बूंद पानी डालकर उस पर यह परागकण छिड़कें और एक सूक्ष्मदर्शी में देखें। आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के परागकण विन्यास, आकार, रूप, रंग एवं बनावट में भिन्न दिखते हैं। परागकण सामान्यतः गोलाकार गोलीय होते हैं जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इनमें सुस्पष्ट रूप से 2 परतों वाली भित्ति होती है। कठोर बाहरी भित्ति को बायचोल कहते हैं जो स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। यह उच्च ताप तथा सुदृढ़ अम्लों एवं क्षारों के सम्मुख टिक सकती है। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम पता नहीं चला है जो स्पोरोपोलेनिन को निर्मीकृत कर सके। परागकण के बायचोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होते हैं, परागकण जीवाश्मों की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं क्योंकि उनमें स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति होती है। बायचोल में प्रतिमानों एवं डिजाइनों की एक आकर्षक सारणी यानी स्तंभों की पंक्तियां प्रदर्शित की गई है। चित्र 1.4 आपका क्या विचार है? बायचोल सख्त यानी कठोर होना चाहिए। जनन छिद्र के क्या कार्य है? परागकण की आंतरिक भित्ति को अंतःचोल कहा जाता है। यह एक पतली तथा सतत परत होती है जो सेलुलोज एवं पैक्टिन की बनी होती है। परागकोण का जीवद्रव्य साइटोप्लाज्म एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है। जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें 2 कोशिकाएं यानी कायिक कोशिका तथा जनन कोशिका समाहित होती है। चित्र 1.5 ब कायिक कोशिका बड़ी होती है जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार तथा एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है। जनन कोशिका छोटी होती है तथा कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है। यह तरकु आकृति घने जीव द्रव्य और एक केंद्रक वाला है। 60% से अधिक आवृत बीजी पादपों के परागकण इस 2 कोशीय चरणों में झड़ते या संगलित होते हैं। शेष प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण के झरने से पहले 3 चरणीय 2 नर युग्मकों को बनाते हैं। अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी एवं श्वसनीय वेदना पैदा करते हैं जो कभी कभी चिरकालिक श्वसन विकार, दम्मा, श्वसनी शोथ आदि के रूप में विकसित हो जाता है। यह बताया जा सकता है कि भारत में
आयातित गेहूं के साथ आने वाली गाजर, घास या पार्थेनियम की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई है, जो परागकण एलर्जी कारक है। परागकण पोषणों से भरपूर होते हैं। हाल ही के वर्षों में आहार संपूरकों के रूप में पराग गोलियां जैसे टैबलेट्स के लेने का प्रचलन बढ़ा है। पश्चिमी देशों में भारी मात्रा में पराग उत्पाद गोलियों एवं सिरप के रूप में बाजारों में उपलब्ध है। पराग खपत का यह दावा है कि यह खिलाड़ियों एवं धावक अश्वों यानी घोड़ों की कार्यक्षमता में वृद्धि करता है। चित्र 1.6। परागकण जब एक बार झरते हैं तो ये अपनी जीवन क्षमता अंकुर क्षमता खोने से पहले वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, जहां यदि आवश्यकता हुई तो निषेचन करते हैं। आपके विचार से परागकण में जीवन क्षमता कितने समय तक रहती है? कौन सा परागकण कितने समय तक जीवन क्षम रहता है? बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। बहुत हद तक यह विद्यमान तापमान एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है। कुछ अनाजों जैसे धान एवं गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्दी लगभग 30 मिनट में ही खो देते हैं, जबकि गुलाब व रोजेसी, लेग्यूमिनोसी तथा सोलेनेसी आदि कुछ सदस्यों में परागकणों की जीवन क्षमता महीनों तक बनी रहती है। आपने शायद सुना होगा कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए मानव सहित बहुत से जानवरों के वीर्य यानी शुक्राणुओं का भंडारण किया जाता है। बहुत से प्रजाति के परागकणों को द्रव यानी नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस में कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है। इस प्रकार से भंडारित पराग का प्रयोग बीज भंडार बैंक की भांति पराग भंडारों बैंकों के रूप में फसल प्रजनन कार्यक्रम में किया जा सकता है। आप ये देख सकते हैं, जो भी हम लोग पढ़े हैं, फिर एक बार चित्र के माध्यम से उसको रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि सारा पढ़ा हुआ एक बार फिर रिवाइज हो जाए चित्र के माध्यम से। आप लोग से निवेदन, आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए चित्र 1.1 पुष्प के एलएस का आरेखीय निरूपण है। इस फिगर को देख सकते हैं। ये फिगर नीट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है, और ये पंखुड़ी है, और ये परागकोश है, और ये फिलामेंट यानी तंतु है, ये बाह्यदल है। और ये अंडाशय है। चित्र 1.2 अ एक प्रारूपिक पुंकेसर है। ब एक परागकोश 3 आयामी अनुभाग है। आइए इसको भी देखते हैं। चित्र को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नीट एग्जाम में ऐसे ही फिगर आता है। ये परागकोश है, और ये परागकण है, और इसमें परागकोश भी है। लाइन ऑफ डेhiscence है, और ये तंतु डंठल है। ध्यान दीजिएगा इस सबको। ये चित्र 1.3 अ एक आवश्यक परागकोश का अनुप्रस्थ काट है। ब भित्ति परतों को प्रदर्शित करते हुए एक लघु बीजाणुदानी का विस्तृत परिदृश्य है। स एक स्फुटित परागकोश है। आइए इसको भी देखते हैं। अ इसमें देखिए ये टेपिटम है, और ये संयोजी है। ये अंतस्त्वना है, और ये अंतस्थीसियम है, और ये बीजाणुजन ऊतक है। ये पूरा यह टेपिटम है, बारगल मध्य परत है।
इधर ब में देखिएगा ये अंतःत्वचा है, अंतोथीसियम है, और ये मध्य परत है। ये लघु बीजाणु मातृकोशिका है यहाँ से लेकर के, और ये टेपिटम है। आइए अब 100 वाले को देखते हैं, 100 वाला का है। इसमें देखिए ये जो ढेर सारा दिखाई दे रहा है, ये सारा सारा परागकण, सबको सब परागकण है। आइए और जो पढ़े उसका फिगर देखते हैं हम लोग। चित्र 1.4, कुछ परागकणों का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी परिदृश्य पराग कण है। इसको देख लीजिए, इसमें कुछ है नहीं, और ये उतना नीट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इस फिगर को देखते हैं। चित्र 1.5 एक परागकण चतुष्क का परिवर्धित दृश्य। ब एक लघु बीजाणु का एक परागकणों के रूप में परिपक्व होने के विभिन्न चरण। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले एक ये पूरा परागकण, इसमें देखिए ये रसधानी है और एक केंद्रक है, और एसीमेट्रिक तंतु है, और एक कायिक कोशिका है, और एक प्रजननी कोशिका जनन कोशिका है। तो इसमें चित्र 1.6 पोलन उत्पाद, इसे ये बी पोलन है फ्रॉम इंग्लैंड, 30 टैबलेट्स। ए नेचुरल वी कलेक्टेड पोलन एंटनी गोल्डन पॉट्स है। ए नेचुरल फूड फ्रॉम एनिमल्स नेट वेट 45,000 पोलन प्रोडक्ट्स है, देख लीजिए। आइए और देखते हैं। फिगर नीट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा। चित्र 1.7 गुड़हल के एक विच्छेदित पुष्प में स्त्री केसर का प्रदर्शन या अन्य पुष्पीय अंग निकाले गए दर्शाया गया है। ब पैपावर के बहुअंडपी युक्तांडपी स्त्री केसर। स माइचेलिया के बहुअंडपी युक्तांडपी स्त्री केसर। द एक प्ररूपी प्रतीय बीजांड का चित्रात्मक दृश्य। आइए इसको देखते हैं। ये वर्तिकाग्र है पूरा, ये वर्तिका है, और ये अंडाशय है, और ये पुष्पासन है। फिर ये वर्तिकाग्र और ये युक्तांडपी है, और ये अंडप है। ये हाइलम है, और ये फनिकल है। बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार शिरा है। बाह्य आवरण है ये, और ये अंत आवरण है, और ये बीजांडकाय है, और ये मेन भ्रूणकोश है। आइए एक कैलेजल शिरा या निभागीय शिरा है।